पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लगातार हालात बदल रहे हैं और लगातार यह चरम पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें इस मोर्चे पर टिकी हुई है। पूर्व मोर्चे पर जो कुछ भी हो रहा है, उसने ना सिर्फ ढाका की सियासत हिला दी है, बल्कि वॉशिंगटन और निर्यात के बंद कमरों तक में बेचैनी इस वक्त फैला दी है। सालों तक भारत से यही उम्मीद की जा रही थी कि वह चुपचाप दबाव झेलेगा, कूटनीतिक भाषण सुनेगा और वैश्विक संस्थाओं के दोहरे रवैया पर आंख मूंद कर चलता रहेगा। लेकिन इस बार मामला सरहद की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और कटीले तारों से जुड़ा हुआ है और उन जवानों की इज्जत से जुड़ा हुआ है जो रात रात भर जागकर इस देश की नींद की रखवाली करते हैं। जैसे ही भारत ने पूर्वी सीमा पर लोहे की दीवार खड़ी करने का संकल्प जमीन पर उतारना शुरू किया, वैसे ही दुनिया भर के ऐसे कथित महान खेमा एक्टिव हो गया जो खुद को मानवाधिकारों का ठेकेदार बताता था। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा को लेकर के आती है, तो अचानक उन्हें सिर्फ दुश्मनों की परेशानियां दिखाई देने लगती हैं। अब यह लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बची है, बल्कि अब बात सीधे संयुक्त राष्ट्र के गलियारों तक जा पहुंची है, जहां से भारत को घेरने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नई दिल्ली ने साफ संकेत कर दिया है कि इस बार फैसला सरहद तय करेगी, न किसी एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे कुछ पक्षपाती चेहरे, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम को अब भारत ने अलग ही मोड़ दे दिया है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश सीमा पर आखिर जिस बात का डर था, वही होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश सीमा विवाद को लेकर के सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के दरवाजे पहुंच गया है। एडवांस इन ह्यूमन राइट वी विटनेस जनरल ब्लैक स्लाइडिंग ऑफ सर्टेन राइट्स। और जरा इस वैश्विक संस्था का दोहरा रवैया देखिए। इसने ना तो इस गंभीर मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई और ना ही इस पर कोई निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस अहम तार की फेंसिंग के काम को तुरंत प्रभावित रूप से रोक लगाने का फैसला अपना सुना दिया। पर्दे के पीछे चल रही इन बातों को अगर ध्यान से समझें, तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का सामने आ चुका है। अगर आप इस इतिहास और यूएन के पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखेंगे, तो हमेशा से साफ पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था अक्सर वही रुख अपनाती है जो महाशक्तियां चाहती हैं। यही बड़ी वजह है कि पीएम मोदी ने कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खुले तौर पर इसके पक्षपातपूर्ण रवैये का कड़ा विरोध किया है। लेकिन अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की इस जंग में आज कूटनीति स्तर पर इसका बड़ा दबाव भारत के सामने फिर से खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि भारत अब आगे क्या करेगा। नई दिल्ली इस वैश्विक संस्था के किसी एक तरफे निर्देश के सामने झुकेगी, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरहद पर अपना काम भारत उसी रफ्तार से करेगा जैसे कि कल तक होता आ रहा था। क्या रक्षा पर और अपनी सरहद पर भारत उसी तरीके से अपने बीएसएफ जवानों को मुस्तैद रखेगा जो कल तक मुस्तैद थे? सच्चाई तो यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत दिल से यह नहीं चाहती है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे पुराने सीमा विवादों को हमेशा के लिए सुलझा ले, क्योंकि वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान वैश्विक पटल पर उलझा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। यही सबसे आसान रास्ता है और इसी के साथ अवैध घुसपैठ का भी, और यही अब एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर यह पूर्वी रास्ता भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया, तो सीमा पर बैठे पार हुड़दंगों और गैर कानूनी तत्वों का पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। असल में वे इसी रास्ते से होने वाली हर हरकत की तस्करी नहीं कर सकती, जिससे ना सिर्फ उन असामाजिक तत्वों को, बल्कि उनके पीछे बड़े बैठे आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अगर भारत ने इसे रोक दिया, तो आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख के भारत को क्यों घेरना चाह रही हैं? और इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के गलियारों में इस समय कौन सी बड़ी जवाबी प्लानिंग तैयार हुई है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी और यूएन को भी बहुत बड़ा झटका भारत की तरफ से लग जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत यूएन की बात मानने से इनकार कर देता है, तब क्या होगा? और भारत ऐसा कर रहा है। जी हां,
आज इस बेहद खोजी और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो यानी कि 11 जमीनी हकीकतों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि अब भारत के पास क्या विकल्प इस वक्त बचा हुआ है और भारत किस विकल्प पर इस वक्त काम कर रहा है। और जो जमीनी हकीकत इस वक्त सामने आई है वह अतर बहुत अलग सामने आ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा के आगे किसी बाहरी संस्था के दबाव मायने नहीं रखते, तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। विस्तार समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हमें समझना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे मामले में अमेरिका का नाम सामने आने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बारीकियों पर नजर रखें तो आपको समझ आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही नहीं होती। हर कदम के पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्टेड पहले से लिखी हुई होती है। आइए इस खेल की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ वैश्विक ताकतों के कान खड़े हो गए। बात सिर्फ एक देश की सरहद की नहीं है, बात इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी विश्लेषक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर भारत ने अपने इस हिस्से को पूरी तरीके से सील और सुरक्षित कर दिया, तो क्षेत्र में किसी भी तरीके की बाहरी दखल अंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यही कारण है कि उनका डर अब साफ तौर पर भड़कता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो खबरें आ रही हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा चौंका रही हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीधे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भेज दिया गया। भारत की अपनी संप्रभुता, सीमाओं को सुरक्षा के मामले में किसी भी बाहरी संस्था के दखल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सरहद पार पर फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों के लिए कर रहा है। हमेशा के लिए समाप्त किया जा रहा है। दरअसल अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस बैठक में ग्राउंड जीरो की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सीमा पर तैनात कमांडरों को स्पष्ट निर्देश जारी करके स्पष्ट साफ संदेश दे दिया। सरहद पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बुनियादी संरचना के निर्माण कार्य की रफ्तार 1 सेकंड से धीमी नहीं होनी चाहिए। भारत ने स्पष्ट कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीति मोर्चों को संभालने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय ने अपने हाथों में ली है। वहीं जमीनी स्तर पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा चक्र तैयार कर दिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 4 किलोमीटर की वह पट्टी जिसे किसी भी तरीके से कोई परिंदा पर मारकर भी नहीं पार कर सकता, भारत ने उस बफर जोन को तैयार कर दिया है। और यह बफर जोन इस वक्त इन देशों के सीने में सांप लौटने के बराबर काम कर रहा है। दरअसल जैसे यूएन में इस बात को लेकर के भारत ने बात रखी कि वह अपने इस 4 किमी की पट्टी को अपनी बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर पूरी तरीके से एक्टिव कर रहा है, इसके बाद से यूएन में मानो हड़कंप मच गया। इन देशों को जो अपने पक्षपाती रवैया से दूसरे देशों के साथ खड़े होकर के भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इस बात से ही सीने में सांप लौट गया। उन्हें समझ आ गया कि भारत अगर यह 4 मीटर की अपनी सुरक्षात्मक पट्टी को तैयार कर रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि इसके बाद यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया बेहतर जानती है कि बीएसएफ की ताकत क्या है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर 4 किलोमीटर के दायरे पर लगा दी गई है, इसका मतलब यह है कि यहां पर गुजरने वाली हवा भी उनसे होकर के गुजरेगी। वहीं जमीनी स्तर पर अब इस पूरी घटना को निपटने के लिए अब भारत ने जो यह सब कुछ तैयार किया है, वह बेहद तेजी से एक्टिव है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच के किसी भी एक तरफा निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार या वैश्विक संस्थाएं भारत के खिलाफ क्या कदम उठा सकती है? क्या वाकई यह संगठन मिलकर के हमारे देश पर कोई बड़ी पाबंदी लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ एक कागजी डर है? आइए इसके पीछे की पूरी कूटनीतिक कानून को बहुत सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक अगर कोई देश इस संस्था के निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम, कूटनीतिक निंदा और प्रस्ताव।
सबसे पहले इस मंच पर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, जहां कुछ देश मिलकर के भारत के इस कदम की आलोचना करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत देशों के जमीनी स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा कदम आर्थिक प्रतिबंध है। सैद्धांतिक रूप से नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी देश पर व्यापारिक या आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। लेकिन आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार सप्लाई चेन इस कदर से भारत पर निर्भर है कि कोई भी बड़ा देश खुद का नुकसान करा करके भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कदम सुरक्षा परिषद का दखल देना। किसी भी दंडात्मक कार्यवाही को जमीन पर उतारने के लिए मामला अंततः सुरक्षा परिषद के पास जाता है और यहीं पर विदेशी ताकतों का यह पूरा चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े एक्शन के लिए 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। भारत के पास कूटनीतिक मोर्चे पर रूस और फ्रांस जैसे देशों का मजबूती से साथ खड़ा होना साफ बता रहा है कि इस जगह पर इनकी दाल नहीं गलने वाली है। अगर कोई भी भारत विरोधी देश हमारे खिलाफ कोई प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करता है, तो भारत के मित्र देश तुरंत अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को वहीं के वहीं खारिज कर देते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ में भारत का बाल भी बाहका नहीं कह सकता। यह वैश्विक संस्थाएं केवल उन्हीं देशों पर अपना हुक्म चला सकती हैं जो आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर होते हैं। आज की आत्मनिर्भरता और मजबूत भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत बदलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब में यह विचार आना बेहद स्वाभाविक है कि इतिहास में जब भी किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक तरफा आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है, तो उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ है? क्या वाकई यूएन के पास इतनी ताकत है कि वह किसी देश को अपने फैसलों के आगे झुका सके? अगर हम वैश्विक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसे कई बड़े उदाहरण मिले हैं जहां दुनिया के शक्तिशाली देशों ने इस संस्था के निर्देशों के रद्दी के टुकड़े को डस्टबिन में डाल करके और फेंक दिया है। यानी यूएन चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ सका है। पहला और सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका खुद है। खुद को वैश्विक शांति का मसीहा कहने वाला अमेरिका ने कई बार इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के फैसलों को ठेंगे दिखा रखे हैं। जब इस संस्था ने साल 2013 में इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, तब अमेरिका ने इसके निर्देशों की परवाह किए बिना भी अपने कदम आगे बढ़ाकर इस पर कार्रवाई की थी। उस समय भी यह संस्था मुखदर्शक बनी तमाशा देख रही थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी कि वायु संगठन पर कोई भी पाबंदी लगाना उसके बस की बात तो है नहीं। दूसरा बड़ा उदाहरण इजराइल है। मध्य पूर्व के इस छोटे से देश के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने अब तक दर्जनों निंदा प्रस्ताव पारित किए हैं। सरहद की सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के मामले में जब भी संस्था ने इजराइल को रोकने की कोशिश की, उसे हर बार इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने साफ कर दिया कि उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कागजी दस्तावेज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आज तक यह संस्था इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी है। तीसरा उदाहरण है चीन और रूस। दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया, तो बीजिंग ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था। और ठीक इसी तरह जवाब रूस ने भी इस मंच के किसी भी लाए हुए प्रस्ताव का अपनी सख्ती पर किसी भी तरीके से लागू होने से साफ इनकार पहले भी कर चुका है। सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यहां अंतर्राष्ट्रीय संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपना दबाव बना पाती है जो आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब बात भारत जैसे परमाणु संपन्न दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बेहद मजबूत सैन्य संगठन के साथ एक बड़े आकार की जनसंख्या के साथ के देश की बात आती है, तो कूटनीति और नियम सारे धरे के धरे रह जाते हैं। भारत का इतिहास भी यही रहा कि हमने वैश्विक शांति का सम्मान किया, लेकिन जब बात हमारे देश की सीमा सुरक्षाओं को लेकर के आई, हमने तार फेंसिंग को रोकने की साजिश रची जाएगी, तो दिल्ली बिना किसी हिचकिचाहट के इन पक्षपातपूरक निर्देशों को दरकिनार करते हुए